नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली के मानवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में एपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधिनी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आईसीएमआर एआईटीएस द्वारा पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में परामर्श सह हितधारक बैठक आयोजित। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स में मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनंत मित्तल ने बताया है कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इनके लापरवाही के कारण ये हुआ है। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जिले में चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें विकास गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा जिले के कल्याणकारी और प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे के तैयारियों के तहत लोअर सियांग जिला प्रशासन ने एक समन्वय बैठक आयोजित कर केंद्रीय मंत्री के जिले के सुचारू एवं सफल दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में एपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधिनी प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एपीपीएससी परीक्षा की तैयारियों में सहायता प्रदान करना है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आईसीएमआर एआईटीएस परियोजना दल ने पापुम-पारे जिले के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में राज्य के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं समर्थकों की एक परामर्श सह हितधारक बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य भर के विभिन्न संगठनों और सेवा क्षेत्रों का प्रस्तावित करने वाले लगभग 25 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समर्थकों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सहयोग तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास
परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना जरूरी है। जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तलीय इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है। सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया है। राज्य के कोलासिब जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल में 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हमले के बाद हुई इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय और संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमेरिका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नेहत गुयन और आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में ही हार कर बाहर हो चुके हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगा मुरुंगफांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाई। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कई बदलाव नहीं करेगा। नीति निर्णय शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।